हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSE एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे उन खतरात यानी डेंजर्स के बारे में जो वर्क एट हाइट के दौरान आपको पेश आ सकते हैं। और साथ में ही हम देखेंगे उन प्रिकॉशंस के बारे में जो आपको लेनी है वर्क एट हाइट के दौरान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिले। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइट पर काम करते वक्त क्या याद आपने रखना है। हाइट पर काम करना वाज़िया तौर पर ख़तरनाक है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके हाइट पर काम करने से किसी भी दूसरे वर्कर या प्रोजेक्ट पर किसी के लिए खतरात पैदा नहीं करना चाहिए। ये इंटरनेशनली माना जाता है कि वर्क एट हाइट वो काम होता है जब आप 6 फुट से ज़्यादा गिर सकते हैं। इसलिए वर्क एट हाइट में एक्सकवेशन, पिट होल के साथ ग्राउंड लेवल पर काम करना भी शामिल है। इसलिए आप और आपके साथ काम करने वाले वर्कर को महफूज रखने के लिए हाइट पर काम करते वक्त आपका सेफ बिहेवियर ज़रूरी है। हाइट पर काम करते वक्त कौन से डेंजर्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें है आप या आपकी टीम के मेंबर हाइट से गिर सकते हैं, आपके टूल्स, मटेरियल या डेब्रिस हाइट पर काम करते हुए नीचे गिर सकती हैं और नीचे किसी वर्कर को ज़ख्मी कर सकती हैं। फिर जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े होकर काम कर रहे हो यानी स्कैफोल्डिंग या लैडर्स, वो कोलैप्स होने का खतरा रहता है। फिर जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे नीचे उतरते हुए या ऊपर चढ़ते हुए आप गिर सकते हो। फिर ऊंचाई पर काम करते हुए आप जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनके कांटेक्ट में आ सकते हो और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और ख़राब मौसम यानी कि बारिश, तूफ़ान में काम करना भी एक ख़तरा है। तो ये मेन डेंजर्स हैं जब आप हाइट पर काम करते हो। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे गिरने से बचा जा सके, जैसे अनप्रोटेक्टेड साइड, वॉल ओपनिंग और फ्लोर होल से गिरने के खतरे को कैसे हम कंट्रोल या कम कर सकते हैं। गार्ड रेल या हैंड रेल को इंस्टॉल करने से हम गिरने को प्रिवेंट कर सकते हैं। वर्कर को PPE प्रोवाइड करने से गिरने को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करने से अगर वर्कर गिरता है तो जो इंजरी है उसकी लाइक्लीहुड और सेवरिटी को कम किया जा सकता है। अब हम खुद सेफ रहने और दूसरों को सेफ रखने के लिए हम जो मेन डेंजर्स हैं इनको और इनके प्रिकॉशंस को देखेंगे। जैसे अनप्रोटेक्टेड साइट, तकरीबन हर वर्क साइट पर किसी न किसी जगह पर अनप्रोटेक्टेड साइड्स या एजेस, वॉल ओपनिंग या फिर फ्लोर होल्स होते हैं। अगर ये साइड्स या फिर जो फ्लोर होल्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो इनसे नीचे गिरने या फिर जो गिरने वाली चीज़ें हैं जैसे टूल्स वगैरह वो नीचे गिरकर इंजरीज़ की वजह बन सकती हैं। और ये इंजरीज़ बहुत ही सीरियस हो सकती हैं, जैसे वर्कर का नीचे गिरने से बोन फ्रैक्चर्स या इवन के डेथ हो सकती है। हम अनप्रोटेक्टेड साइड से गिरने के खतरे को प्रिवेंट करने के लिए टॉप रेल, मिड रेल और टू बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे वर्कर को नीचे गिरने से बचाया जा सकता है। और मटेरियल या टूल्स को नीचे गिरने के खतरे को भी प्रिवेंट करने के लिए टॉप रेल, मैश और टू बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर वॉल ओपनिंग है वहाँ पर मैश के साथ गार्ड रेल को इस्तेमाल करने से गिरने के खतरे को प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो मैश गार्ड रेल हम इंस्टॉल करेंगे वॉल ओपनिंग पर उसे अच्छे से लॉक करना है ताकि कोई भी वर्कर उसे ओपन ना कर सके और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही उसे ओपन कर सके। और इसी तरह प्रोजेक्ट साइट पर जहां फ्लोर ओपनिंग है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जहां से वर्कर का नीचे गिरने का खतरा होता है, तो उन फ्लोर ओपनिंग पर गार्ड रेल और फ्लोर कवर को इंस्टॉल करना है ताकि वर्कर उन फ्लोर ओपनिंग से नीचे ना गिर सकें। अब हम देखते हैं फॉल प्रोटेक्शंस के बारे में। फॉल प्रोटेक्शन काम की जगह की हिफाजत का एक अहम एस्पेक्ट होता है, ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शन जैसे इंडस्ट्रीज़ में जहां वर्कर अक्सर हाइट पर काम करते हैं। इसमें इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और प्रोसीजर का एक सिस्टम शामिल होता है जो गिरने से रोकने और गिरने की सूरत में जो इफ़ेक्ट हैं उनको कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे ABC मॉडल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जिसमें A फॉर एंकरेज, एक मजबूत पॉइंट जहां पर लाइफलाइन, लेन यार्ड को अटैच किया जा सके, जैसा कि बीम, राइडर, कॉलम या फिर फ्लोर वगैरह जो आपका वेट को बर्दाश्त कर सकें अगर आप गिरते हो। तो जो एंकरेज पॉइंट है वो उतनी हाइट पर होना चाहिए ताकि अगर आप नीचे गिरते हो तो आप किसी दीवार या स्ट्रक्चर या फिर ग्राउंड लेवल के साथ ना टकराओ। और जब आप एंकरेज पॉइंट को अटैच करते हो तो आपने अच्छे से ये चेक कर लेना है कि ये सिक्योर है। फिर लाइफलाइंस वो होती हैं जो हम दो एंकरेज पॉइंट के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो।
ये लाइफ लाइन हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल भी हो सकती हैं और लाइफ लाइन्स को टेम्परेरी या परमानेंटली भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर आप एंकर नहीं करते हो तो आप हाइट पर काम करते हुए गिर सकते हो, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। फिर ABC मॉडल में B यानी कि बॉडी सपोर्ट। बॉडी बेल्ट, अगर आप ऊंचाई से गिरते हो तो आपको कभी भी बॉडी बेल्ट को आपके बॉडी वेट को सपोर्ट यानी सहारा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बॉडी बेल्ट को एज अ फॉल अरेस्ट इस्तेमाल करने से जो गिरने की फोर्स है वो आपके जिस्म पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बॉडी बेल्ट सिर्फ एब्डोमिनल एरिया पर अटैच है, जिससे सारी फोर्स आपके एब्डोमिनल एरिया पर पड़ेगी, जिससे इंटरनल इंजरीज होंगी और स्पाइनल भी डैमेज हो सकती है। तो हाइट पर काम करते हुए फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊंचाई से गिरते हो तो फुल बॉडी हार्नेस जो फोर्स है उसको आपकी बॉडी जैसे शोल्डर, थाई, पेल्विस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट को नुकसान या इंजरीज नहीं आएगी। तो आपने बॉडी हार्नेस को पहनने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले बॉडी हार्नेस को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना है कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। फिर जो डी रिंग है उसे आपके जो शोल्डर ब्लेड हैं उसके दरमियान में रखना। फिर बॉडी हार्नेस को आपकी जो लेग्स हैं उसको बगल करना है और इसी तरह फ्रंट से भी बॉडी हार्नेस को बगल कर लेना है और फिर फ्रंट साइड से बॉडी हार्नेस को अच्छे से फिट कर लेना है। और ये ख्याल रखना है कि डी रिंग अपनी जगह पर ही रहे, यानी कि शोल्डर ब्लेड के दरमियान। फिर ABC मॉडल में C है कनेक्शन। तो कनेक्शन वो क्रिटिकल लिंक है जो बॉडी हार्नेस को जो एंकरेज है उससे कनेक्ट करता है। तो इसकी बहुत सी किस्में हैं, जिसमें आता है एनर्जी अब्जॉर्बिंग लैंडयार्ड, फॉल लिमिटर, सेल्फ रिस्ट्रिक्टिंग लैंडयार्ड, रोप ग्रैब या रिट्रीवल सिस्टम। फिर है चेक द फॉल डिस्टेंस। एंकरेज पॉइंट का डिस्टेंस और उसकी हाइट और कनेक्टिंग डिवाइस की लंबाई के साथ मिलकर गिरने का जो डिस्टेंस उसको कंट्रोल करने और वर्कर की सेफ्टी को यकीनी बनाने में अहम है। हम थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि फ्री फॉल डिस्टेंस, ये वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो एक वर्कर गिरता है इससे पहले कि फॉल अरेस्ट सिस्टम एक्टिव हो। यानी जब वर्कर गिरता है तो इससे जो फॉल अरेस्ट सिस्टम पहना हुआ है उसके एक्टिव होने तक जो डिस्टेंस होता है उसे फ्री फॉल डिस्टेंस कहते हैं। और फ्री फॉल डिस्टेंस जितना ही लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी वर्कर को अरेस्ट करने यानी रोकने के लिए। ANCI और OSHA स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्री फॉल डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट या फिर 1.8 मीटर होना चाहिए या इससे भी कम अगर पॉसिबल हो तो। फिर जो एंकरेज पॉइंट है वो वर्कर की पोजीशन से जितना मुमकिन हो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये फ्री फॉल को कम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि वर्कर को ऑब्स्टेकल्स या ग्राउंड के कॉन्टैक्ट से बचने के लिए काफ़ी क्लियरेंस हासिल हो। और एंकरेज पॉइंट को गलत तरीके से इंस्टॉल करने से पेंडुलम इफेक्ट हो सकता है, यानी गिरने की सूरत में वर्कर स्विंग होकर दीवार या स्ट्रक्चर के साथ टकरा सकता है। और ध्यान में रखना है कि जो फ्री फॉल से ज़बरदस्त फोर्स जनरेट होती है जो की हाइट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड में इजाफा होता है। तो अगर वर्कर बगैर किसी प्रॉपर एनर्जी अब्जॉर्प्शन के 1 मीटर से ज़्यादा गिरता है तो उसकी जो स्पाइनल है उसको सीरियस इंजरीज हो सकती हैं या उसकी बैक जो है वो टूट भी सकती है। इसलिए जो मॉडर्न फॉल अरेस्ट सिस्टम है उसमें शॉक अब्जॉर्बिंग लैंडयार्ड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्री फॉल की गिरने की जो फोर्स है उसे 900 पाउंड्स या 4 किलो न्यूटन से कम किया जा सके। और हमेशा हाइट पर काम शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइज़र से एंकरेज पॉइंट कंफर्म कर लेना है। फिर हमें हाइट पर काम करते हुए जो वर्कर की मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि गिरने से बचा जा सके। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एंकरेज पॉइंट और लाइफ लाइन की लेंथ वर्कर की मूवमेंट की लिमिट को कंट्रोल करती है और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वर्कर जो एज है उससे नीचे ना गिरे। और काम शुरू करने से पहले आपका जो सुपरवाइज़र है उससे एंकरेज पॉइंट को कंफर्म कर लेना है। अगर वर्कर ऊंचाई से नीचे गिरता है तो गिरने का इम्पैक्ट यानी असर को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम। तो सेफ्टी नेट्स गिरने की सूरत में चोट या इंजरीज के असर यानी इम्पैक्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका मकसद अगर कोई वर्कर हाइट से गिरे तो सेफ्टी नेट इसे रोककर इंजरीज के जो इम्पैक्ट हैं उसको कम करे। ये वर्कर को ज़मीन या हार्ड सरफेस से टकराने से बचाता है और सीरियस इंजरीज के खतरे को कम करता है। सेफ्टी नेट मजबूत धागे या तारों से बने हुए होते हैं जो वज़न को सपोर्ट दे सकते हैं। ये नेट्स आमतौर पर इन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां वर्कर को गिरने का खतरा हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर। और सेफ्टी नेट्स की रेगुलर इंस्पेक्शंस करनी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सेफ्टी नेट्स अपनी सही हालत में हैं। फिर सेफ्टी नेट्स को कैसे और कहाँ लगाना है। नेट को इस तरह लगाया जाए कि किसी वर्कर के गिरने की सूरत में जो सेफ्टी नेट है वो उसे रोक कर सेफ रखे। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो,
सेफ्टी नेट को वर्किंग सरफेस से नीचे इस डिस्टेंस पर लगाया जाता है जो गिरने वाले वर्कर को ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। फिर हम देखते हैं कि सेफ्टी नेट का फैलाव कितना होना चाहिए। तो 5 फुट या इससे कम के डिस्टेंस पर गिरने के लिए सेफ्टी नेट को 8 फीट की हॉरिजॉन्टल कवरेज के साथ लगाया जाए और 5 से 10 फीट के दरमियान डिस्टेंस पर गिरने के लिए सेफ्टी नेट को 10 फीट की हॉरिजॉन्टल कवरेज के साथ लगाना है और 10 फीट से ज़्यादा के डिस्टेंस पर गिरने के लिए सेफ्टी नेट को 13 फीट की हॉरिजॉन्टल कवरेज के साथ लगाया जाए। सेफ्टी नेट को इस तरह इंस्टॉल करें कि ये बहुत मजबूत हो और इससे गिरने के इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया हो। फिर ये याद रखना है कि सेफ्टी नेट के इफ़ेक्टिव होने के लिए सबसे पहले सेफ्टी नेट को अच्छे से और सेफ तरीके से बंधा होना चाहिए। फिर सेफ्टी नेट को अच्छे और प्रॉपर तरीके से रखा गया हो, यानी कि उसको प्लेस किया गया हो। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेफ्टी नेट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो सेफ्टी नेट हमेशा नीचे वाले सेफ्टी नेट को ओवरलैप करेगा, ताकि अगर कोई वर्कर इसके ऊपर गिरे तो वो खिसक कर नीचे ना गिरे, यानी रोल ओवर होकर नीचे ना गिरे। और हमेशा काम शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइज़र से पूछना है कि अगर आप सेफ्टी नेट पर गिरते हैं तो आपको कैसे नेट से नीचे उतारा जाएगा। फिर स्काफोल्डिंग की गलत तरीके से इरेक्शन करना ख़तरनाक हो सकता है, जिससे स्काफोल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो। जैसे इस पिक्चर में जो वर्कर्स स्काफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्होंने सेफ्टी बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे इन्हें किसी भी इंसिडेंट की सूरत में नीचे गिरने का शदीद ख़तरा है। और जो स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर है वो भी अनस्टेबल है, क्योंकि कोई गार्ड रेल वगैरह नहीं लगाएगी जो वर्कर को गिरने से बचाने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही दूसरी पिक्चर जिसमें स्काफोल्डिंग की क्रॉस ब्रेसिंग और गार्ड रेल को अच्छे से नहीं लगाया गया है और इससे पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। और तीसरी पिक्चर में जो स्काफोल्डिंग बनाई गई है उसको लकड़ी के टुकड़ों की मदद से सहारा दिया गया है, जो बिल्कुल भी सेफ़ तरीका नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की बेस और जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसकी सपोर्ट अनस्टेबल है, इसलिए ये स्ट्रक्चर किसी भी वक्त गिर सकता है। और जो लैडर इस्तेमाल की गई है वो भी सही जो लैडर का एंगल होता है उसके मुताबिक नहीं है। फिर है वर्किंग ऑन स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है वो एक लिमिटेड स्पेस होती है, जहाँ इक्विपमेंट्स टूल्स के साथ काम करने के लिए वर्कर को अपने इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए ताकि किसी भी इंसिडेंट से बचा जा सके। स्काफोल्ड के ऊपर काम करना वो भी बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस जैसे कि फॉल अरेस्ट सिस्टम और बगैर किसी सेफ एक्सेस के बहुत डेंजरस है, क्योंकि इससे चाहे वो वर्कर हो या टूल उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं और जिसके रिजल्ट छोटे मोटे ज़ख्मों से लेकर हड्डियों के टूटने या फिर मौत तक जा सकते हैं। स्काफोल्डिंग को स्टेबल होना चाहिए और स्काफोल्डिंग ऊपर या नीचे जाने के लिए सेफ एक्सेस फराहम करना है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। और हमेशा स्काफोल्डिंग पर काम करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि वहाँ एडुकेट लाइट यानी कि वहाँ पर लाइटिंग मौजूद है। और हमेशा याद रखें कि स्काफोल्डिंग को मजबूत और लेवल जगह पर ही इरेक्ट करना है और स्काफोल्डिंग को वेट को सपोर्ट करना है, उसका जो अपना वेट है उसको, फिर जो वर्कर और असिस्टेंट हैं उनका वेट, फिर और वर्कर के जो टूल्स हैं उनका वेट, और जो मटेरियल आप उसका फोल्डिंग पर रखोगे उसका वेट, और फिर जो डेब्रीज होंगी काम के दौरान उसका वेट भी स्काफोल्डिंग को सपोर्ट करना है। फिर इम्प्रॉपर स्काफोल्डिंग बेस, स्काफोल्ड को कभी भी इरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले लूज सॉइल पर स्काफोल्डिंग को नहीं बनाना है। फिर वुडन प्लैंक यानी लकड़ी के फट्टों पर कभी भी स्काफोल्ड को नहीं बनाना है। और जो अनइवन सरफेस या ग्राउंड की हालत सही नहीं है तो वहाँ पर भी स्काफोल्ड को इरेक्ट नहीं करना है, जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्काफोल्डिंग की बेस कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपने जब भी स्काफोल्डिंग का इस्तेमाल करना है तो हमेशा स्काफोल्डिंग की बेस पर बेस प्लेट को लगाना है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमेशा स्काफोल्डिंग उस जगह पर लगाएं जो मजबूत और लेवल हो, यानी उस जगह पर स्काफोल्डिंग नहीं लगाना है जो मजबूत सरफेस ना हो, जैसे मड यानी कीचड़ वाली जगह, जहां पर स्काफोल्डिंग लगाने से स्काफोल्डिंग की बेस मजबूत नहीं होगी, जिससे स्काफोल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्काफोल्डिंग को मड सील और बेस प्लेट के साथ इरेक्ट करना है। ऐसा करने से जो अनइवन सॉइल है उस जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
जिससे स्काफोल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर स्काफोल्डिंग को सॉलिड सरफेस यानी कि कंक्रीट पर लगा रहे हो तब भी बेस प्लेट को लाजमी इस्तेमाल करना है। फिर स्काफोल्डिंग को लेवल में इरेक्ट करना है, जैसे स्काफोल्ड हमेशा स्ट्रेट बनाना है और उसमें झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्काफोल्डिंग जिसमें किसी एक तरफ झुकाव होगा तो लोड पड़ने की सूरत में वो स्काफोल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। और हमेशा मजबूत और लेवल जगह पर बेस प्लेट का इस्तेमाल करना है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। स्काफोल्डिंग को अनइवन जगह पर लगाया गया है और वो भी बेस प्लेट के बगैर, जिससे स्काफोल्डिंग का लेवल स्ट्रेट नहीं है और ऊपर लोड रखने की वजह से स्काफोल्डिंग एक तरफ झुक गया है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। फिर है इम्प्रॉपर स्काफोल्ड मटेरियल, यानी कि अगर स्काफोल्डिंग के जो कंपोनेंट हैं जैसे स्काफोल्ड पाइप्स, कपलिंग या बोल्ट्स वगैरह, अगर इन्हें जंग लगा हुआ है या कोरोडेड हैं तो उनके टूटने का खतरा ज़्यादा होता है, जिससे सारा स्काफोल्ड का स्ट्रक्चर गिर सकता है। जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि जो कपलर्स हैं और स्काफोल्डिंग पाइप्स हैं वो रस्टेड हैं और ये वज़न पड़ने पर टूट सकते हैं। और हमेशा स्काफोल्ड को इस्तेमाल करने से पहले इंस्पेक्ट कर लेना है। और अगर आप स्काफोल्डिंग की इंस्पेक्शन या उस पर काम करते हुए देखोगे स्काफोल्डिंग के जो कंपोनेंट हैं वो रस्टेड हैं या डैमेज हैं, तो आपने उसी वक्त काम को जो है वो रोक देना है और अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। और अगर स्काफोल्डिंग का जो मटेरियल या कंपोनेंट उसके बारे में आपको डाउट्स है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इस सूरत में आपने काम को स्टॉप करना है और सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करना है। फिर जो खतरा है या डेंजर है हाइट पर काम करते हुए वो लूज स्काफोल्डिंग प्लैंक है। लूज प्लैंक या फिर प्लैंक के दरमियान जो गैप होता है उसकी वजह से जो वर्कर उसके ऊपर खड़े होकर काम कर रहा है या फिर उसका जो असिस्टेंट है वो नीचे गिर सकता है, या फिर उन गैप से टूल्स या मटेरियल नीचे गिर सकते हैं। तो इन दोनों सूरतों में जो स्काफोल्डिंग के ऊपर काम करने वाले वर्कर और नीचे खड़े आदमी को इंजरीज हो सकती हैं। तो स्काफोल्डिंग प्लैंक को कैसे हमने रखना है, स्काफोल्ड प्लैंक को अच्छे से टाइट करना है ताकि वो हिले नहीं और उनके दरमियान जो गैप्स होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का ना हो, जिससे कि कोई टूल्स या मटेरियल नीचे गिर सके और नीचे खड़े किसी वर्कर को ज़ख्मी कर सके। फिर है इम्प्रॉपर स्काफोल्डिंग इरेक्शन, जैसे वीडियो के शुरू में हमने अनप्रोटेक्टेड साइड्स के खतरे के बारे में देखा था, इस तरह स्काफोल्डिंग को इरेक्ट करने के दौरान उसकी जो साइड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है ताकि उसके एजिस से वर्कर या मटेरियल नीचे ना गिर सकें। स्काफोल्ड में जो फॉल प्रिवेंशन सिस्टम है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, जैसा कि गार्ड रेल्स वगैरह। फिर स्काफोल्ड के वर्किंग प्लेटफॉर्म पर टू बोर्ड को लगाना है जिससे टूल और मटेरियल एजिस से नीचे नहीं गिरेंगे। फिर टू बोर्ड के इस्तेमाल से अगर वर्कर स्लिप होता है तो वो मिड रेल और जो वर्क डेक है उसके दरमियान से नीचे नहीं गिरेगा। ख्याल रखें कि टू बोर्ड की ऊंचाई वर्क डेक से कम 3.5 इंचेस या 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए एज़ पर ओशा। फिर जो डेंजर है वो है हिट समवन बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हाइट पर काम करते हुए वर्कर के अलावा जो चीज़ भी ऊपर काम वाली जगह पर आप लेकर जाते हो वो नीचे गिर सकती है और जिससे नीचे कोई भी आदमी ज़ख्मी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो टूल या मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो या काम से होने वाली जो डेब्रीज हैं वो नीचे गिर सकती हैं, या फिर वर्कर की पर्सनल चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन्स या लंच बॉक्सेस नीचे गिर सकते हैं हाइट पर काम करते हुए। और याद रखेंगे जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताए हैं ये हाइट पर काम करते हुए या ऊपर या नीचे लाते हुए भी नीचे गिर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे जो चीज़ें हैं उनको नीचे गिरने से बचाया जा सके। तो गिरने वाली चीज़ों से दूसरे वर्कर को इंजरीज होने से बचाने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों या ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे नहीं फेंकना है। फिर आपके जो साथी वर्कर हैं उनको भी अलाउ नहीं करना है कि वो चीज़ों को फ्रीली नीचे फेंकें। और फिर जब भी आप हाइट पर काम कर रहे हों जैसे स्काफोल्डिंग के ऊपर, तो जो स्काफोल्डिंग का एरिया है उसे बैरिकेड करना है ताकि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता भी है तो उससे किसी आदमी को नुकसान ना पहुंचे। फिर अगर आप हाइट पर काम करते हो तो अगर आपने कोई नीचे ऑब्जेक्ट गिराना है या फेंकना है तो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट जोन्स बनाना है, या फिर आपके जो सुपरवाइज़र है उसे कंफर्म कर लेना है कि कौन सा एरिया डेजिग्नेटेड किया गया है ड्रॉप जोन के लिए। और जो ड्रॉप ऑब्जेक्ट जोन है उसे अच्छे से बैरिकेड करना है और किसी भी वर्कर या आदमी को उसके अंदर नहीं जाने देना है। और जो ड्रॉप ऑब्जेक्ट का प्रोसीजर है उसे डेवलप करना है, जैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग की टाइमिंग यानी किस टाइम से किस टाइम तक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करना है, और वार्निंग अलार्म को एक्टिवेट करना है, या फिर एक गार्ड को असाइन करना है जो ड्रॉप जोन में लोगों को जाने से रोकेगा जब आप ऑब्जेक्ट्स को नीचे फेंक रहे हों। तो
फिर मज़ीद आपने क्या करना है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट से इंजरीज को रोकने के लिए सबसे पहले जो भी टूल या मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं हाइट पर, उन्हें अच्छे से टाइट करना है, सिक्योर करना है ताकि वो नीचे ना गिर सके। फिर टूल्स के लिए टूल बैग, टूल बकेट और टूल बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि टूल्स को ऊपर या नीचे लेकर जाने के लिए आपको आसानी हो और टूल नीचे ना गिर सकें। फिर आप टूल लैनियार्ड का इस्तेमाल करें जब भी आप टूल को इस्तेमाल करें, तो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो जो आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसे साफ़ सुथरा रखना है और जो अननेसेसरी टूल्स या मटेरियल है उसे वर्क डेस्क पर स्टोर नहीं करना है। और जो इलेक्ट्रिकल केबल्स, वेल्डिंग केबल या गैस कटिंग की होसेस वगैरह हैं उन्हें जो वॉकवे है उधर से हटाना है ताकि उससे वर्कर ट्रिप ना हो सके और नीचे ना गिरे। फिर जैसे हमने पहले भी देखा कि जो एरिया नीचे है काम वाली जगह के, उसे बैरिकेड करना है और ट्यूब बोल्ट का इस्तेमाल करना है और ये ख्याल रखना है कि ट्यूब बोल्ट को अच्छे से टाइट किया गया है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गार्ड ड्रिल तो इस्तेमाल की गई है लेकिन ट्यूब बोल्ट मिसिंग है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट स्लिप होकर नीचे गिर सकता है। और जो प्लैंक आप लगा रहे हो उसका फोल्डिंग में उनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आपका जो मटेरियल है या टूल्स हैं और ट्यूब बोल्ट से ऊपर हैं तो वहाँ पर सेफ्टी मैश या पैनल या फिर स्क्रीन लगानी है ताकि ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से रोका जा सके। फिर जो छोटे टूल्स हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर या मटेरियल जैसे नेट्स वगैरह, उनको नीचे गिरने से रोकने के लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म पर ग्रेटिंग का इस्तेमाल करना है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और ये इंश्योर करना है कि ग्रेटिंग अच्छे से सिक्योर है और वहाँ कोई गैप नहीं है। और याद रखें कि जो ऑब्जेक्ट आप नीचे गिराते हैं वो किसी आदमी की जान दे सकता है। फिर हाइट पर काम करने के लिए अगर आप इसका फोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर या नीचे कैसे जाना है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके पास हमेशा सेफ एक्सेस होना चाहिए वर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए और उससे नीचे उतरने के लिए, जैसे लैडर वगैरह। और जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो केबल ट्रे को एज अ लैडर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है। और उसका फोल्डिंग की क्रॉस बार को पकड़कर ऊपर या नीचे जाना भी सेफ नहीं है। तो लैडर को इस्तेमाल करने के लिए लैडर को स्काफोल्ड के साथ अच्छे से टाइट करना है, फर्म ग्राउंड पर लैडर को खड़ा करना है जैसे कि आप इन पिक्चर में भी देख सकते हो। फिर जो लैडर हैं वो अच्छी हालत में होनी चाहिए, यानी कि उनके पार्ट्स डैमेज या टूटे हुए नहीं होने चाहिए और जो रग्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए। और लैडर हमेशा जो काम की जगह है, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, उससे 3 फीट या 1 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। फिर जो ख़तरा हो सकता है हाइट पर काम करते हुए वो है इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो जो टूल इस्तेमाल कर रहा है वो नीचे टूल्स गिर सकता है, जिससे नीचे वाला वर्कर इंजर हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वर्कर नीचे गिर सकता है और अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म वेट है तो वो भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बढ़ा देता है और फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वर्कर की जान भी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा हाइट पर काम करते हुए जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखना है और पावर टूल्स को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें चेक कर लेना है कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है जिससे करंट लीक हो सके। और हमेशा RCCB का इस्तेमाल करना है जब भी आप पावर टूल का इस्तेमाल करें तो। और अगर कोई केबल आपकी इसका फोल्डिंग को टच कर रही हैं तो उन्हें अच्छे से चेक कर लेना है कि वो केबल इंसुलेटेड है कि नहीं। और अगर कोई केबल ख़राब है यानी डैमेज है और इंसुलेटेड नहीं है तो उसे इसका फोल्डिंग से अलग कर देना है और साइड से हटा देना है। फिर वेदर भी खतरा हो सकता है हाइट पर काम करते हुए, जैसा कि आप अगर कड़ी धूप या तेज़ धूप में हाइट पर काम कर रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। और अगर ख़राब मौसम यानी बारिश या तेज़ हवा में आप बाहर का फोल्डिंग पर काम कर रहे हो तो उस सूरत में आपके गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि ख़राब मौसम की वजह से इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। और तेज़ हवा या वेट कंडीशन में टूल या मटेरियल का इसका फोल्डिंग के ऊपर से गिरने का खतरा भी रहता है, जिससे नीचे वर्कर ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, गर्मी के मौसम में काम करते हुए रेगुलर ब्रेक लेनी है और सुपरवाइज़र से ब्रेक टाइम के बारे में पूछना है। और गर्म मौसम में काम करते वक्त पानी पीते रहना है। और बारिश या तेज़ हवा के मौसम में हाइट पर काम नहीं करना है और काम को स्टॉप कर देना है जब तक बारिश हो रही हो तो। और बारिश या तूफ़ान के बाद दोबारा काम शुरू करने से पहले इसका फोल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक कर लेना है, यानी इसका फोल्डिंग की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लेनी है और काम शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइज़र से कंफर्म कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस डिटेल वीडियो में
वर्क एट हाइट के कौन से हाजर्ड्स यानी डेंजर्स हो सकते हैं उनके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और हमने उन डेंजर्स को कैसे अवॉइड करना है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।